हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ जो टर्म्स हैं उसको भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगी। तो क्वेश्चन आंसर विथ एनालिसिस, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों पर नमूने के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ब्लीचिंग, निटिंग, प्रिंटिंग, पिगमेंट। आंसर आपका यहाँ पर होता है सी। तो करेक्ट आंसर है हमारा प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग जो है ये हमारी वस्त्रों पर प्रिंट करने की क्रिया है। मतलब वस्त्रों पर छपाई करने को ही इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटिंग, हिंदी में इसको हम कहते हैं छपाई करना। ठीक है। तो जैसे कोई वस्त्र है और वस्त्र पर नमूने के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया, पहले हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। पिगमेंट भी डाई और पिगमेंट एक तरह की चीज़ है। तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंफ्यूज होने की है। तो ये जो है आपका पिगमेंट और ये यहाँ पर क्या, नमूनों के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया। तो मान लीजिए हमने इस पर कोई छोटे छोटे नमूने बना दिए, पहले जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसी तरह से, ठीक। और इस तरह से फिर उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ठप्पे होते हैं, ठीक। हमारे पास कुछ लकड़ी के ठप्पे हैं और उस पर भी इसी आकार का नमूना है। ओके, तो इसी आकार का नमूना हमारे ठप्पों पर भी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन लकड़ी के ठप्पों को रंग में डुबाकर, रंग में मान लीजिए यहाँ पे कलर है, इसको रंग में डुबा करके फिर उसके बाद इसे वस्त्र पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो वस्त्रों के अनुसार, वस्त्रों पर नमूनों के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया जो है उसको हम प्रिंटिंग कहेंगे। ब्लीचिंग आप जानते ही हैं, ब्लीच करने की प्रक्रिया जिसमें कि ब्लीच का यूज़ किया जाता है और कपड़ों में वाइटनेस लाई जाती है। ठीक है, वाइट को और वाइटर बनाया जाए, ब्राइट को और ब्राइटर बनाया जाए। और आपका निटिंग आप जानते हैं, निटिंग कौन सी प्रक्रिया है? निटिंग मतलब बुनाई करना। हाँ, बुनाई करना लूप के माध्यम से, वेफ्ट और वारपियान से क्या होती है, निटिंग की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हम अपने स्वेटर्स में देख सकते हैं। पिगमेंट ये हमारे डाई से ही संबंधित है, लेकिन सिर्फ ये एक प्रकार है। डाई और पिगमेंट दो अलग चीज़ें होती हैं, जिसमें एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम है। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशे में सेलुलोज पाया जाता है? तो सेलुलोज हमारे किस रेशे में पाया जाता है? हमने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया है मेरे लेक्चर्स फाइबर में कि जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज जो है वो किस में पाया जाता है? ये हमारी प्लांट सेल्स में। ठीक है, जो आपके प्लांट सेल्स हैं उनमें पाया जाता है। इसका मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो पहले आप ऑप्शन को देखें। फर्स्ट है कपास, दूसरा है रेशम, तीसरा है ऊन, चौथा है नायलॉन। तो किस रेशों में सेलुलोज पाया जाता है? तो आप देख रहे हैं प्लांट से क्या हमें मिलता है, कपास। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल। देखिए, आपको ये चीज़ देखिएगा, इससे कंफ्यूज, नेचुरल फाइबर में आपका ऊन भी आएगा और आपका रेशम भी आता है, लेकिन ये नहीं है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। रेशम, ऊन, ये और कपास तीनों प्राकृतिक हैं, लेकिन जो सेलुलोज की बात है ये हमारे केवल किस में पाई जाएगी? अगर इसकी जगह कपास, लिनिन, रेमी होता या उपयुक्त सभी, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो हमें क्वेश्चन का कीवर्ड देखते हुए चलना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मच्छरदानी में कौन सी बुनाई पाई जाती है? गाज, डॉबी, ट्विल, बास्केट। तो मच्छरदानी में ये डॉबी जो करेक्ट आंसर आप अपना पहले देख लीजिए। आंसर नंबर ए, इसका आंसर है गाज। ओके, इसका आंसर हमारा गाज हो गया। आपकी डॉबी वीव है, बास्केट और ट्विल। बास्केट कैसी, तिरछी, ये एक के ऊपर एक प्लेन वीव का है। डॉबी क्या है, सजावटी है, जिसके लिए अलग से करघे का, जैकार्ड, डॉबी, इन सारी चीज़ों का अलग से करघे का इस्तेमाल होता है। तो मच्छरदानी के लिए कौन सी आप हमेशा याद रखेंगे, मच्छरदानी के लिए जो नेट हम घर में लगाते हैं उसके लिए हम गाज का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व मैक्रो पोषक तत्व की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है?
फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वसा, फोर्थ विटामिन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हमारा होता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है विटामिन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन सा पोषक तत्व मैक्रो लिखा है, ओके, मैक्रो, ना कि अगर इसी जगह अगर माइक्रो होता तो माइक्रो मैक्रो दो में, मतलब ये अधिक है, ये ज़्यादा वाला है, ओके, ये ज़्यादा है, हाँ, और आपका ये माइक्रो मीन्स कम, ठीक है। तो पोषक तत्व की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो प्रोटीन हमारा क्या है, ये हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप ये जान के रखिए, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे वो हैं जो आपके मैक्रो के अंतर्गत हैं, जिसमें शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी, कार्बोहाइड्रेट की होती है, 60 से 65% के बीच में, ओके, 60 से 65% के बीच में किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ओके। फिर उसके बाद प्रोटीन, फिर आपके बाद वसा, फिर प्रोटीन, हाँ, और इसी तरह से जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आपके विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके विटामिन है, खनिज लवण है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, ओके। विश्वव्यापी रेशा कौन सा है, विश्वव्यापी रेशा मतलब जिसको विश्व में सभी जगह हमें देखने को मिल जाएगा, पहने हुए लोग मिल जाएंगे, तो उसका ऑप्शन है आपका कपास, लिनिन, रेशम, ऊन। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो आपका ए ऑप्शन है कपास, ये आपका करेक्ट आंसर है। कपास के वस्त्र हर जगह हमें पहनने वाले लोग मिलेंगे। फिर धब्बे छुड़ाने के लिए रासायनिक विधि के अंतर्गत प्रयोग में नहीं लाया जाता, प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्या नहीं लेके आया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है नमक, ओके। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट है। सोडियम परबोरेट का यूज़ हम रासायनिक विधि में, जेबल वाटर का और नींबू का रस हम रासायनिक विधि में करते जाएंगे। है रंगाई, कताई, बुनाई, परिसज्जा, इसका करेक्ट आंसर है कताई। कताई आपका करेक्ट आंसर है। तो जब भी आप कपड़ा जब बनाने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कताई, जिसको कि हम अंग्रेज़ी में कहते हैं स्पिनिंग, ओके। हम क्या कहते हैं उसको, स्पिनिंग करना, कताई करना, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे रेशे, बहुत सारे छोटे छोटे रेशे, आपने अगर करखा कभी चलाते हुए देखा होगा महिलाओं को, तो आप जानेंगे कि जो चरखा होता है, तो उस चरखे में क्या होता है, छोटे, जैसे मान लीजिए हम कपास ले लेते हैं और कपास के उसके बहुत छोटे 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 रेशे होते हैं, और उसकी हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। उसमें क्या देते हैं, घुमाव देते हैं। घुमाव देने के बाद वो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ करके क्या, घुमाव देने से वो फिर उसके बाद हमें क्या, एक समान धागे की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये कताई की प्रक्रिया आपकी होती है। तो आपके इसी ऑप्शन में ही देखिए, ये है रंगाई। रंगाई क्या है, रंगाई आप जानते हैं जब ये कपड़ा पूरा हो जाता है, ये पहली प्रक्रिया नहीं है, जब हम बुनाई वो अपनी वीविंग तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद का ये स्टेप है, ओके। और कताई जो है हमारी, कताई फर्स्ट स्टेप हो गई, अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो कताई हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड पे हमारी बुनाई, बुनाई का मतलब क्या है, वीविंग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेफ्ट और वार्प, हैं, इधर वाला वेफ्ट है और इधर वाला वार्प यान, ये लंबे लंबे आपके वार्प यान और ये वाले सारे वेफ्ट यान, इस तरह से हम करके क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख करके वीविंग करते हैं और कपड़े को तैयार करते हैं बुनाई के द्वारा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी रंगाई का काम करते हैं। तो पहले कताई, फिर बुनाई, फिर रंगाई के बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, फिनिशिंग, क्या आती है आपकी, परिसज्जा आती है। परिसज्जा के अंतर्गत वस्त्रों को सुंदर बनाया जाता है। सुंदर बनाने के लिए उनकी सफाई करना, उस पर मर्सराइजिंग की प्रक्रिया, ये सारी क्या, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और जैसे क्रीज रेजिस्टेंस, ये सब भी प्रभाव डाला जाता है। जब हम टाइप्स ऑफ फिनिशेस पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सचर्ड यान के लिए किन रेशों का प्रयोग किया जाता है, टेक्सचर्ड यान, ओके।
तो जो टेक्सचर्ड यार्न है अर्थात कि फैंसी धागे, इनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फैंसी धागे या कोई स्पेशल टच लिए हुए कोई धागा होगा, वही क्या हमारे टेक्सचर्ड यार्न के अंतर्गत आता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि कपास, रेशम, नायलॉन। आपका कपास, रेशम सॉरी, इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं। इसका पहले आंसर मैं बता दूं इसका आंसर है आंसर नंबर डी। ठीक है, नायलॉन। नायलॉन इसका करेक्ट आंसर। टेक्सचर्ड यार्न के लिए किन रेशों का प्रयोग किया जाता है, तो नायलॉन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कपास, रेशम, रेयॉन, ये सारे क्या हैं, ये सब हमारे प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। तो ये टेक्सचर्ड के लिए नहीं प्रयोग में आएंगे, बल्कि ये वीविंग करने के लिए ज़्यादा प्रयोग में आते हैं नायलॉन, क्योंकि ये एक कृत्रिम रेशा है और इसको हम क्या कर सकते हैं, अपना मनचाहा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उच्च रक्तचाप में, मधुमेह में, थायराइड में, क्षय रोग में। तो जो ये कीटोसिस है इसकी स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो कीटोसिस आप जानते होंगे प्रोटीन से संबंधित है और इसमें क्या होता है, ये मधुमेह में ये उत्पन्न होती है। तो इसमें ये होता है कि अगर बॉडी में आपके उसका वसा का मेटाबोलाइजेशन ठीक से नहीं, उपापचय ठीक से नहीं होता, तो बॉडी क्या करती है, उसकी जगह खुद ही मतलब एनर्जी देने के लिए काम करने लगता है। हाँ, तो प्रोटीन जो है आपकी वो खुद एनर्जी देने लगती है। अगर आपका वसा काम नहीं करेगा, अगर आपका वसा नहीं काम कर रहा है, तो वसा क्या इसका काम क्या है, इसको शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ओके, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य ये करती है। ठीक है, अगर नहीं रहेगी तो हमारी जो प्रोटीन है वो ये काम करने लगेगी। तो जब प्रोटीन ये काम करने लगेगी और आपका वसा ठीक से काम नहीं करेगा, तो बॉडी में कीटोजेनिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड में जो आपके प्रोटीन है वो आपके ब्लड और शुगर ब्लड में आपके शुगर नहीं, आपके ब्लड में और आपके यूरिन में दोनों से पास आउट होने लगती है कीटोसिस। तो वही कीटोन जो बॉडी में उत्पन्न हो रही है, वही स्थिति आपकी क्या कहलाती है, कीटोसिस कहलाती है। और ये किस में होता है, मधुमेह में होता है। तो करेक्ट आंसर इज मधुमेह में। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं होता है। थायराइड तो ग्लैंड वाली दिक्कत है, वो आप सभी जानते होंगे, थायराइड ग्लैंड में। और क्षय रोग मतलब टीबी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्स्ट्रिन क्या है। ठीक है, तो डेक्स्ट्रिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु, कार्बोहाइड्रेट के दो अणु, कार्बोहाइड्रेट के 3 या अधिक इकाइयाँ और इनमें से जंतु स्टार्च। ठीक है, तो डेक्स्ट्रिन इसमें है क्या, तो डेक्स्ट्रिन करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डेक्स्ट्रिन है क्या, डेक्स्ट्रिन क्या है, एक गमी सब्सटेंस है। ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ है और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, सॉल्यूबल, और पानी में वाटर सॉल्यूबल है। और ये स्टार्च के द्वारा, स्टार्च एक गमी सब्सटेंस है। और डेक्स्ट्रिन क्या है, डेक्स्ट्रिन हमारा ये एक स्टार्च है। ओके, ये हमारा क्या है, स्टार्च। ये क्या है, स्टार्च है आपका। और स्टार्च जो है ये हमारा कहाँ से प्राप्त होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसका 2 चीज़ होता है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है स्टार्च। ग्लूकोज और दूसरा हमारा स्टार्च। ओके, तो यही जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लूकोज का, यही हमारा क्या है, स्टार्च है। ओके, तो डेक्स्ट्रिन हमारा ये गमी सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आंसर सी इसका करेक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के 3 या अधिक इकाइयाँ। ओके, तो हमने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की 3 या उससे अधिक इकाइयाँ। मोंटेसरी प्रणाली किस आयु के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 10 से आपका
12 वर्ष। तो मॉन्टेसरी प्रणाली किस आयु के लिए उपयुक्त है? 3 से 6 वर्ष के लिए करेक्ट आंसर है आपका। 3 से 6 वर्ष के लिए मॉन्टेसरी प्रणाली उपयुक्त है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था समस्या बाहुल्य अवस्था है? तो समस्या जिन अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो आप को ने बार बार इस चीज़ को पढ़ा होगा कि समस्या वाली अवस्था और किशोरों की तनाव एवं तूफान की अवस्था। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है किशोरा अवस्था। इस अवस्था में क्या होती है, समस्याएं बच्चों की बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे उस समय ना तो बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं, और वो नई एज में, अपनी टीन एज में प्रवेश करते हैं, और उनके पास अपने सेक्स को लेकर, अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता और भिन्नता का सिद्धांत कौन सा आएगा? अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, बल। तो करेक्ट आंसर इज अनुरूपता। अनुरूपता क्या है आपकी? मतलब एकता और भिन्नता का सिद्धांत। कैसे? अनुरूपता मतलब एक रास्ता जिन चीज़ों में पाई जाए, जैसे एक ही चीज़ है, एक ही तरह की है, तो क्या होगा, विभिन्न चीज़ तो है लेकिन सब मिलकर क्या हो रही है, एक ही तरह का लुक दे रही है। ठीक, तो इस तरह से देखें तो आपको समझ में आएगा एकता और भिन्नता का सिद्धांत यही है। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। आपका आंसर क्या है? ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की वैल्यू संबंधित है आकार में वृद्धि से, आकार में कमी से, उदासीनता से, अभिशोषण से। तो इसमें हल्की वैल्यू, आकार में जितनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा हल्की वैल्यू आपको दिखाई देगी, और जितना ही नज़दीक आप किसी चीज़ को छोटा करते जाएंगे उसकी वैल्यू अधिक दिखाई देगी। तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। तो आकार में वृद्धि, उदासीनता तो बिल्कुल नहीं, अभिशोषण भी बिल्कुल नहीं। तो आपका आकार में वृद्धि ये आपका ये करेक्ट आंसर है। इसमें नरेगा योजना आरंभ की गई 19 जनवरी 2005, 2 फरवरी 2000, एक मिनट ऑप्शन देख लूँ, 2 फरवरी 2006, 8 अप्रैल 2010 और 23 मार्च 2014। तो इसमें करेक्ट आंसर है 2 फरवरी आपका 2006। तो नरेगा क्या है? नरेगा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये आरंभ की गई, जिसका नाम पूरा मतलब कि पूरा इसका फुल फॉर्म भी आप चाहें तो नोट कर लें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से मैं रिपीट कर दूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से जाना गया। फिर बाद में इसका नाम नरेगा के नाम से जाना गया, और बाद में इसका नाम चेंज होकर के मनरेगा हो गया। इसका जो उद्देश्य था, जो इस पे फोकस था, उसमें क्या था कि जो लोग हैं उनको 100 दिन के रोज़गार की यहाँ पर बात की गई थी, और किसके लिए? युवकों के लिए यह योजना शुरू की गई थी कि जो अपना काम के बिना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, उनका जीविकोपार्जन हो जाए। क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 7 अप्रैल, 7 जून, 18 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सांख्यिकी तथ्यों को रोचक रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम है। सांख्यिकी, जो आपके सांख्यिकी जानते हैं आप, जो एक पेपर है आपका सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, उसके अंतर्गत आता है। उसमें क्या रोचक जो तथ्य हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, या जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है, वो हमें सबसे अच्छे से कैसे समझ में आता है। अक्सर देखते हैं ना, हम पूरा 4 पेज पढ़ लेते हैं, हमें उतना नहीं समझ में आता, लेकिन अगर हम एक टेबल पढ़ लेते हैं तो वो हमें समझ में आ जाता है। वृद्धि कमी हमें नहीं समझ में आती, लेकिन इस तरह से हम देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मान लो कि ये मार्च महीना है, ये अप्रैल है, ये जून है, तो हम क्या जाने इस महीने में यहाँ गया, इस महीने में अच्छा इतनी वृद्धि हुई, फिर जून में ये कम हो गया। इसी प्रकार से कोरोना की दर भी अगर आप देखें
तो आप इस तरह से आपको ऐसे ऐसे करके ग्राफ से पता चलता है कहाँ पे पीक पे गया, कहाँ पे लो हुआ। तो क्या होता है, हमें इसका करेक्ट आंसर है सी, आंसर नंबर सी। ये ग्राफ के माध्यम से हमें सबसे ज़्यादा समझ में आता है। शिशु की हथेली के बीच में उंगली रखने से शिशु द्वारा उंगली को मजबूती से पकड़ना किसका परिणाम है? फर्स्ट है ग्रास्प परिवर्ती प्रक्रिया, दूसरा है मोरो परिवर्ती प्रक्रिया, सकिंग परिवर्ती प्रक्रिया और बेम्बेस्की परिवर्ती प्रक्रिया। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ग्रास्प प्रतिवर्ती प्रक्रिया। तो बच्चे के ये सभी जो है ये 6 महीने से हाँ ये सारी हैं आपकी जो बेम्बेस्की, मोरो, ये सारी क्या है आपकी 0 से 1 ईयर से पहले पहले के बच्चे की ये सारी क्रियाएं हैं, जिनके बारे में चाइल्ड डेवलपमेंट जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं सारी क्रियाओं के बारे में पढ़ाऊँगी। ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि समय के साथ क्या होती है, समाप्त तो होती चली जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ग्रास्प प्रतिवर्ती प्रक्रिया। तो मैं बता दूं इसमें क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं ना जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही हम उंगली क्या करते हैं उनकी हथेली पर रखते हैं, अपनी फिंगर को उनकी हथेली पर अगर हमने रखा तो क्या होता है, फ़ौरन वो अब पकड़ लेते हैं उसको। ओके, तो फ़ौरन वो पकड़ लेते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रास्प प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन अवस्था होती है लगभग 180 दिन, लगभग 280 दिन, लगभग 334 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्भकालीन अवस्था है करेक्ट आंसर है लगभग 280 दिन। ये आपका 280 दिन ये कैसे निकल के आएगा, आपको इसको याद रखना है। तो आपका जो 30 आपका 30 × 9 900 27 270 दिन निकल के आ रहा है ना। तो कम ज़्यादा सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, ये 30 दिन क्या हो गए, ये आपके मंथ है, ठीक है। और ये मतलब हाँ एक मंथ आपका 30 दिन का हो गया, और 9 मंथ की बात हो रही है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेज़ के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, ये डेज़ के हिसाब से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपको याद रहे कि 280 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजन, रक्तचाप व मूत्र में प्रोटीन के लक्षण हैं। ए ज्वर के, बी प्री एक्लेम्सिया के, सी गर्भपात, डी विफल प्रयास। तो आंसर इसका करेक्ट है प्री एक्लेम्सिया। अब मैं बताऊं आपको कि प्री एक्लेम्सिया होता क्या है। इसमें प्री एक्लेम्सिया में ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, मतलब प्रेगनेंसी के समय या डिलीवरी के बाद ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, और इससे आपकी लीवर मतलब जिनको भी होता है ये लीवर और आपके किडनी को इफ़ेक्ट करता है, और होता ये कैसी गर्भवती महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें था कि प्री एक्लेम्सिया इसका करेक्ट आंसर है। ज्वर में ऐसा कुछ नहीं, गर्भपात में भी ऐसा कुछ नहीं, और विफल प्रयास में भी ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल कितने हैं? तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं वो आपके 3 हैं। तो करेक्ट 2 है, 3 है, 6 है, 9 है। तो आपका करेक्ट आंसर है 3। आवश्यक वसीय अम्ल कौन से हैं आपके? 3 हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड तथा आर्किडोनिक एसिड। ये क्या तीनों हैं आपके आवश्यक वसीय अम्ल, और ये वसीय अम्ल चर्म रोगों के उपचार व मस्तिष्क विकास में महत्वपूर्ण विकास भूमिका निभाते हैं। क्यों काट दिया? कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए या विटामिन डी। तो आप हमने ध्यान दिया होगा कि विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन डी किसका अवशोषण करता है? कैल्शियम। अरे कैल्शियम किसका अवशोषण करता है? विटामिन डी का। हाँ, तो मतलब कैल्शियम हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रेजेंट होगा। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य कम होता है? तो कैलोरी मूल्य मतलब
आपकी जो जैसे फ़ैट की बात हम करें कि जिन चीज़ों की लोग कहते हैं कैलोरी इसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब ऊर्जा इससे सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ए ऑप्शन है, कितने में जिनके जल की मात्रा अधिक होती है, जिनमें जल की मात्रा कम होती है, जिनमें जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है जिनमें जल की मात्रा कम होती है। तो जिस चीज़ में जल की मात्रा कम होगी वो क्या होगी, उनमें कैलोरी सबसे कम पाई जाएगी, और जिनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें कैलोरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कट कर दो, ये गलत हो गया। क्वेश्चन है, किन खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य कम होता है? जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जिनमें जल की मात्रा कम होती है, जिनमें जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है। तो जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी उसमें कैलोरी कम पाई जाती है, क्योंकि जो ये कैलोरी है जैसे हम अपना जैसे हम खीरा खाते हैं या सैलड खाते हैं, इन सारी चीज़ों में जल की मात्रा अधिक होती है और इसमें कैलोरी, अगर हम पानी डायरेक्ट पी लेते हैं तो उसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती है। और इसके साथ ही हमारे आज का ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।